जो आपका टाइम अब आधा घंटा बचा है, अब आप इसमें से फिर से देख सकते हो, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनको आप फिर से सोच सकते हो। जितने में आप मॉडर्न अलजेब्रा खत्म करोगे, इतने में आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतने में आपका ओडी हो जाएगा, इतने में आपका पीडी हो जाएगा। दो टॉपिक ऐसे हैं, रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, जहां से मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। टॉप 10 टॉपिक मैंने यहां पर लिख रखे हैं आपसे, टॉप 10 टॉपिक्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWI डिजम NCSNet यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रोड मैप फॉर CSNet मैथमेटिकल साइंस एग्जाम। अब आपका जो नेट का एग्जाम है दिसंबर में होना है ना। बेशक से आपका एग्जाम एक महीने डिले हुआ है, जून वाला, लेकिन ये मत सोचना कि आपका जो दिसंबर का एग्जाम है वो भी डिले हो सकता है ना। ये सोचकर मत चलना, अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देना। लगभग ये मान के चलो कि जो आपका एग्जाम है वो आपका दिसंबर में ही होना है। बस फर्क ये हो सकता है कि जो दिसंबर का जो एग्जाम था वो स्टार्टिंग में ना होकर आपका मंथ के लास्ट वीक में हो सकता है। बस इतना फर्क हो सकता है और ज्यादा नहीं। हाँ, वो दिसंबर में ही होना है, ये तय है, क्योंकि CSNet एक बार जो गलती कर चुका है उसको दोबारा नहीं दोहराएगा। तो इसके लिए आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। अब वो रोड मैप क्या होगा? देखिए, लगभग लगभग अगर हम आज से बात करें तो 5 महीने बाकी हैं, है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, लगभग 5 महीने हैं आपके लिए, आपको अपने CSNet एग्जाम की तैयारी के लिए। तो उसके लिए रोड मैप क्या है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अपने डेली रूटीन में लाने ही होंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका बी कंसिस्टेंट। क्या है कि बी कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप जो भी एक मतलब एक टाइम टेबल बनाओ, या अच्छा अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी 5 महीने, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे, एक रोड मैप बना लो कि मुझे डेली का CSNet का 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी जितनी रखोगे अपने अंदर उतना ही अच्छा है। सेकंड, बिलीव इन योर एबिलिटी। तो जो आप पढ़ते हो उस पर बिलीव रखो ना, कि बिलीव रखो अपनी एबिलिटी पर कि हाँ, मुझसे नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जब आपके मन के अंदर ये विचार आ जाएंगे कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तो पक्का आप ये कर सकते हो ना। कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको उस चीज को चाहने में हमारी मदद करने लगती है। तो वही चीज है, तो अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड, प्रिसाइज मटेरियल। तो भी प्रिसाइज मटेरियल आएगा कहां से? तो आप देखिए, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको इकट्ठा कीजिए, उन बुक्स को फॉलो कीजिए। और मार्केट में आजकल बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। एक आप ये नहीं कि आप एक टॉपिक उठा रहे हो फिर उसके लिए दूसरे टॉपिक के लिए दूसरे चीज का मटेरियल उठा रहे हो ना। आजकल हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल लेते हैं, कभी इस कोचिंग सेंटर का मटेरियल लिया, कभी इसका ले लिया। तो ऐसा नहीं, जो भी आपको फॉलो करना है किसी एक का फॉलो करो और पढ़ते रहो। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट जाओगे तो कंफ्यूज होगे, आपको यही नहीं पता चलेगा कि यार यहां से पढ़ें, इसने जो पढ़ाया है यहां से सही है, या फिर यहां से पढ़ें, तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज को फॉलो करो। कहते हैं जिस तरीके से हम बुक पढ़ते हैं, अगर हम एक ऑथर की बुक पढ़ते हैं तो उसको हमने पढ़ लिया, अगर साथ साथ अगर आप दूसरी ऑथर की बुक पढ़ते हो तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक ऑथर का मेथड्स अलग होता है, दूसरे ऑथर का जो मेथड्स है वो अलग होता है। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको सजेस्ट करते हैं, हर कोई सजेस्ट करता है कि हमेशा सबसे पहले एक बुक को ही फॉलो करें, जब वो बुक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप दूसरी बुक को फॉलो करें। तो उसी तरीके से मटेरियल के बारे में, आप एक मटेरियल पहले इकट्ठा कर लीजिए, फिर उस मटेरियल को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप फिर दूसरे मटेरियल पर जा सकते हो। ठीक है, तो एक प्रिसाइज मटेरियल रखना अपने पास। एंड फिर मोस्ट इंपोर्टेंट, रिवीजन एंड रिकॉलिंग। क्या होता है ना कि नेट का एग्जाम इतना बहुत सारा होता है, बहुत ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं आप एक टॉपिक पढ़ते हो, दूसरा टॉपिक भूल जाते हो। तो ये चीज ना हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। जैसे ही आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया तो आपको एक टाइम टेबल एक फिक्स करना पड़ेगा कि मैं इस एक वीक के बाद जो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, पूरा एक दिन मैं उसके रिवीजन पर दूंगा, उसको मैं रिकॉल करूंगा, उस टॉपिक को मैं क्या करूंगा, रिकॉल करूंगा। जैसे मान के चलो, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो आपके अंदर जैसे रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, सपोज करो आपका रियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, आप लीनियर अलजेब्रा अब करंटली पढ़ रहे हो। तो जैसे आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो बीच में ही लीनियर अलजेब्रा के पढ़ते हुए, है ना, पढ़ने के दौरान ही आप एक दिन ऐसा फिक्स कर लो कि मुझे इस संडे जो अपकमिंग मेरा वीकेंड आ रहा है, मुझे उस वीकेंड में पूरा रियल एनालिसिस की जो थ्योरी है वो एक बार रिवाइज करनी है। जैसे उस वीकेंड में आप थ्योरी को रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, तो जो रियल एनालिसिस के जो आप कंसेप्ट कहीं आपको लग रहा होगा कि आप भूल रहे हो, इन टर्मिनोलॉजी को आप भूल रहे हो, वो टर्मिनोलॉजी आपको फिर से आपके माइंड में रिकॉल हो जाएंगी। इसी तरीके से फिर अगेन जब आप लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप अनदर टॉपिक पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ लो तो हम उसमें फिक्स करो, आप उसमें 2 वीकेंड ऐसे फिक्स करो जिसमें आपका रियल एनालिसिस भी कवर हो जाए, एंड सेकंड वीक में फिर सेकंड यानी कि जो आपका वीकेंड आएगा उसमें आपका
लीनियर अलजेब्रा कवर हो जाए। तो इस तरीके से आपका क्या है, जो टॉपिक्स है वो बार बार रिकॉल होंगे, रिवीजन होंगे और आप उन चीजों को भूलोगे नहीं। तो आपका पूरा जो सिलेबस है सीएसई नेट का, जो इतना वास्ट सिलेबस है, वो पूरा क्या होगा, आपके मुट्ठी में रहेगा, या कह लो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट रहेगा। आप उसको भूलोगे नहीं, आपको टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स है, रिजल्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो आपके माइंड में रहेंगे। फिर हम बात करते हैं अटेम्प्ट, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। अच्छा, ये जो मॉक टेस्ट है एंड पीवाईक्यूज, ये कब अटेम्प्ट करनी चाहिए? जब आपके लास्ट के 2 मंथ्स, जब आपके सीएसई नेट के एग्जाम में 2 मंथ्स रह जाएं या फिर 1 मंथ रह जाए, तब आप पूरा डेडिकेटेड हो जाए, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ चुके होंगे, कुछ टॉपिक्स आपके रह रहे होंगे थ्योरी में, है ना, उन तो वो आप पढ़ते रहना, और साथ साथ आप मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करते रहें। और एक बात और, पीवाईक्यूज के लिए, ठीक है, मॉक टेस्ट तो आप देना लास्ट में ही, लास्ट के मंथ आप मान लो लास्ट मंथ में मॉक टेस्ट देना है। और पीवाईक्यूज कैसे? जब आपका एक टॉपिक हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको बोला रिकॉलिंग एंड रिवीजन, जैसे ही कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, एनालिसिस, आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो, तो साथ के साथ डेली बेसिस पर 2 क्वेश्चंस आप किसके लगाते रहो, एनालिसिस को सॉल्व करते रहो। कोई भी 2 पीवाईक्यूज उठाओ, उनको सोचो, समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शंस क्या, ऑप्शंस में क्या दिया गया है ना, आपसे क्या पॉसिबल सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं, वो चीजें आप एनालिसिस करो पूरा। एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन पर डे का, कुछ नहीं जाएगा ना। आप जो पढ़ रहे हो 2 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगेगा आपके पास? ज्यादा 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट मान लो, 20 मिनट मान लो, 25 मिनट मान लो, ठीक, आधा घंटा मान लो, इतना ही हो सकता है। लेकिन वो 2 क्वेश्चंस आपका पर डे के 2 क्वेश्चंस का मतलब कितना हो जाएगा? आप लगभग मान लो, अगर आपने एनालिसिस बहुत पहले ही कर लिया है, आप पर डे के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पीवाईक्यूज, तो आप बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज सॉल्व कर लोगे। यानी कि आप कह सकते हो कि जितना अब तक आपसे पीवाईक्यूज पूछे गए वो सारे पीवाईक्यूज आप कवर कर लोगे। तो इससे क्या होगा, आपके पीवाईक्यूज की समझ होगी कि पीवाईक्यूज आखिर जो आपके सीएसई नेट है, एनटी है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चन को कितना घुमाता है और किस एंगल से आपको सोचना है। ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये चीजें करनी है ना। ये तो है कुछ 5 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाना। ठीक है, यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन जो आप ये रिवीजन एंड रिकॉल करते हो, कहां से करोगे? अपने जो शॉर्ट नोट्स आप बना के चलोगे, क्योंकि पूरा रिवीजन रिवाइज करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? आप सभी जानते हो कि पूरा एक टॉपिक अगर आप पढ़ने बैठोगे तो फिर से आपको बहुत मेहनत लगेगी, कैसे उसको रिवीजन कर पाओगे? तो रिवीजन का मतलब होता है कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपको लगता है पढ़ते वक्त, अपने नोट्स बनाते वक्त, जो आप प्रॉपर नोट्स जो बनाते हो, तो उस टाइम आप ये भी बनाओ कि साथ के साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाओ कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भूल रहा हूं, तो मैं क्यों ना इसको अपने शॉर्ट नोट्स में डाल दूं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं? इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स का मतलब है वो शॉर्ट चीजें उसमें डालना जो चीजें आप अक्सर भूल जाते हो, या फिर वो चीजें डालना अपने शॉर्ट नोट्स में जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, एंड जो आप चीजें लैक करते हो, जिनमें जिनमें आप भूल जाते हो, वो पॉइंट वहां पर डालना। ठीक है, वो रिजल्ट्स डालने वहां पर, वो थ्योरम्स डालनी, वो डेफिनेशंस वहां पर डालनी, वो क्वेश्चंस डालने वहां पर, कोई एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो डालना। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने शॉर्ट नोट्स में डालो। जब आप रिकॉल एंड रिवीजन करोगे, तब वहां पर जाकर आपको अपने वो शॉर्ट नोट्स की बुक उठानी है और उसको रिवाइज करना है। और बार बार रिवीजन करने से क्या होगा, क्योंकि देखो आपको हो सकता है कि जब आप फर्स्ट टाइम एनालिसिस रिवाइज करो आपको पूरा दिन या 2 दिन लग जाए, लेकिन जब आप सेकंड टाइम इस एनालिसिस को रिवाइज करोगे या किसी भी टॉपिक को रिवाइज करोगे, तो आपको 2 दिन के बजाय हो सकता है डेढ़ दिन लगे, यानी कि 1.5 डे आपको लगे। जब आप थर्ड टाइम रिवाइज करोगे तो आपको वही रिवीजन आपका सिर्फ 1 डे में हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रिवीजन का टाइम है किसी एक स्पेशल टॉपिक को लेकर, वो आपका टाइम रिड्यूस होता चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से रिवीजन एंड रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको पूरे सिलेबस को बांध के रखेगा। अदरवाइज लास्ट मोमेंट पर जाकर आप चकरा जाओगे, आपको यही नहीं पता चलेगा कि यार ये टॉपिक पढ़ें, ये टॉपिक पढ़ें, फिर या ये टॉपिक पढ़ें। ठीक है, और ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो रिवीजन रिकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने हैं। तो ये तो हो गया कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो आपका पैटर्न होता है एग्जाम का, वो होता क्या है सीएसई नेट का। भाई तैयारी तो आपको समझ में आ गई, तो एग्जाम का पैटर्न भी समझ में आना चाहिए, ताकि आपको और मदद मिले कि आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से आपको और तैयारी को बूस्ट करना है अपनी को। तो एग्जाम पैटर्न देखो सीएसई नेट का कैसा है। यहां पर मैथमेटिक्स के अंदर आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में आता है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, यानी कि पार्ट्स ए, मैं यहां पर लिख देता हूं, पार्ट ए होता है आपका, पार्ट बी होता है एंड पार्ट सी होता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके सीएसई नेट के एग्जाम के अंदर। जो पार्ट ए एंड बी एंड सी हैं, इसमें से जो पार्ट बी एंड पार्ट सी है, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ये आपका पूरा मैथमेटिक्स का होता है। किसका होता है? मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड?
इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैथ से रिलेटेड पूछे जाते हैं पार्ट बी में, एंड पार्ट सी में भी आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैथ से पूछे जाते हैं। जो पार्ट ए होता है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपकी क्या होती है, थिंकिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, है ना, ये चीजें सारी डिस्कस होती हैं। तो ये क्या आपका जनरल एप्टीट्यूड। अच्छा जी, अब इसमें क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पार्ट ए के अंदर वो 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने? 20 क्वेश्चंस। एंड पार्ट बी के अंदर 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड पार्ट सी के अंदर 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? अटेम्प्ट आपको करने होते हैं ओनली, यहां पर मैं अटेम्प्ट लिख देता हूं, यहां पर चलिए अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं भाई? तो अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो 20 में से 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं पार्ट ए के अंदर, ठीक है, एंड 40 में से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड 60 में से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं। अगर हम पार्ट ए के अंदर बात करें तो एक क्वेश्चन का वेटेज जो होता है 2 मार्क्स होता है। एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है? वेटेज ऑफ पर क्वेश्चन यहां पर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4.75 मार्क्स। कितना होता है? 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4.75 मार्क्स। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5, इसमें होती है 0.7, ठीक है, या 0.75 ये कह सकते हो। 2 बाई, है ना, 2 बाई थर्ड, ठीक है, थर्ड होती है। जैसे यहाँ पर 2 बाई थर्ड होगी नेगेटिव मार्किंग, एंड यहाँ पर 3 क्वेश्चन का है तो आपका 0.7, ठीक है, उसका थर्ड होता है, थर्ड पोर्शन आपका नेगेटिव हो जाता है। तो 0.5, 0.75 और यहां पर नो नेगेटिव मार्किंग। सी में नो नेगेटिव मार्किंग, पार्ट सी में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंड टोटल जो वेटेज बनता है आपको, इसको पेपर जो अटेम्प्ट करना पड़ता है, अगर यहां पर बात करें, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका लगभग कितने का आता है, मैं यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहां पर मार्क्स लिख रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है, तो 20 क्वेश्चन कितने आएंगे? 40 मार्क्स के। एंड एक क्वेश्चन यहां पर 3 मार्क्स का आता है, तो 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। एंड यहां पर एक क्वेश्चन जो आता है 4.75 मार्क्स का आता है, 4.75 मार्क्स का ये होता है मार्क्स, ठीक है। तो अगर देखो, अगर यहां पर टोटल करो मार्क्स का, अगर वेटेज करो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं यहां पर? 120 क्वेश्चंस, जिनका वेटेज लगभग लगभग आपका होता है आई थिंक 445। अगर बात करें तो आई थिंक इतना होता है, 445 होता है ना, एक बार देख लेना कैलकुलेशन करके, 445 होता है। एंड यहां पर अगर जो अटेम्प्ट करने होते हैं आपको 15 क्वेश्चंस, तो यानी कि 15 कितना, 15 इंटू 2 एंड 25 इंटू 3 एंड 20 बाई 4.75 मार्क्स, लगभग लगभग आपको 200 नंबर, कितने, 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और 60 का जो वेटेज होता है वो लगभग लगभग 200 मार्क्स होता है। सोच के देखो, आप सोच के देखो, आपको 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, लगभग लगभग आधे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है ओनली। अब इस 50 में से जब अटेम्प्ट करते हो तो आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 200 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपकी जेआरएफ की कट ऑफ लगभग कितनी जाती है, अगर हम एवरेज मान के चले, जो एक सेफन साइड आपका होता है, यानी कि जो सेफ साइड होती है, वो आपके यहां पर जो कट ऑफ होती है लगभग लगभग सेफ कट ऑफ होती है जेआरएफ के लिए, बता रहा हूं मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से, जो अब करंटली जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से जो सेफ कट ऑफ है वो लगभग लगभग 100 से 110 के बीच में, 100 से 110 के बीच में, लगभग लगभग 200 का कितना, आधा, मतलब कि 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे 200 मार्क्स का, उस 200 में से भी आधा आपको क्या करना है, मार्क्स लेकर आने 100 से 110 जेआरएफ के लिए। और नेट के लिए 90 टू 100, नेट के लिए जो आपकी सेफ कट ऑफ होती है जनरल के हिसाब से वो होती है लगभग 90 टू 100। ये मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहां पर, मार्क्स के बारे में, ठीक है, ये चीज है। तो आप देख लो, यानी कि 100 में से 50% आपको अटेम्प्ट करना है, उस 50 में से 50% मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो ये है। अगर आप एक जो मैंने पैटर्न अभी आपको बताया, कंसिस्टेंसी, बिलीव इन योर सेल्फ, है ना, रिकॉलिंग एंड रिवीजन, पीवाईक्यूज अप्लाई करने, शॉर्ट नोट्स बनाने, और लास्ट में जाके मॉक टेस्ट अप्लाई करना, अगर ये आप फॉलो करोगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीएसए नेट एग्जाम निकल जाएगा। बस आपको यहां पर कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। अब हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, यानी कि जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, और रिपीटिशन होता है, यानी कि किसका, कंसेप्ट का रिपीटिशन होता है जहां से। तो क्या है ये टॉपिक, देखो,
जहां से सबसे ज्यादा आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो टॉपिक ऐसे हैं, रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, जहां से मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। टॉप 10 टॉपिक मैंने यहां पर लिख रखे हैं आपसे, टॉप 10 टॉपिक्स। किससे? टॉप 10। फर्स्ट है आपका रियल एनालिसिस, जो कि यूनिट 1 के अंदर आपका आता है। लगभग लगभग यहां पर जो मार्क्स रेंज है, जो पूछता है मार्क्स की जो रेंज होती है, एवरेज वेटेज होता है, वो 45 टू 70 होते हैं। ठीक है, कितने? इतने मार्क्स का यहां पर पूछता है। अगला नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 से 20। अगर मैं एवरेज मार्क्स के बारे में बात करूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं एवरेज मार्क्स। अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूं तो लगभग लगभग 60 मार्क्स यहां पर आता है। देखो 45 टू 70 है, मैं इसका भी एवरेज ले रहा हूं एक तरीके से ना, एक तरीके से क्या एवरेज बता रहा हूं कि लगभग लगभग 60 मार्क्स का इन जनरली आपका पूछता है वो रियल एनालिसिस के अंदर। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे यहां पर हो जाता है, लेकिन जनरली मैं 60 यहां पर बोल सकता हूं, है ना, आप रफली आइडिया। एंड लीनियर अलजेब्रा ये भी 40 से 70 है, और लगभग लगभग यहां पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एवरेज पूछता है 15 से 20 क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं इसका भी एवरेज मानूं 60 मान लेता हूं, 60 मार्क्स का यहां से भी पूछता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन 60 मार्क्स का लगभग एवरेज यहां पर पूछता है। एंड अगर इन दोनों टॉपिक को आप देखो और एक साथ में देख लो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, साथ के साथ आप देख लो एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये लगभग लगभग इसका जो वेटेज होता है 25 टू 35 होता है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 टू 8 पूछता है। ये पक्का यहां से पूछता है, और इसका जो एवरेज वेटेज है वो लगभग लगभग 30 नंबर्स के अराउंड होता है एवरेज। कभी 20 कभी एवरेज 20-30 का पूछता है वो एवरेजन, जनरली ज्यादातर 30 का मार्क्स आता है यहाँ पर। अब तीनों को मिलाए तो 150 मार्क्स होता है। 60, 60, 120 एंड 30, 150। अच्छा, आप कहोगे सर यहाँ पर आपने मॉडर्न अलजेब्रा नहीं लिया। मॉडर्न अलजेब्रा मैंने इसलिए नहीं लिया यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर आप ग्रुप थ्योरी पूरा पढ़ोगे, इसके अंदर आप रिंग थ्योरी पूरा पढ़ोगे, एंड फील्ड थ्योरी आप पढ़ोगे। तो ये पूरा एक सिलेबस, पूरा वास्ट सिलेबस हो जाता है ना, बहुत। जितने में आप मॉडर्न अलजेब्रा खत्म करोगे, इतने में आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतने में आपका ओडी हो जाएगा, इतने में आपका पीडी हो जाएगा। तो ये 1, 2, 3 टॉपिक आपके हो जाएंगे। और वेटेज देखा जाए तो ग्रुप मॉडर्न का भी जो वेटेज होता है लगभग लगभग 30 मार्क्स ही होता है अराउंड। ठीक है, और यहां पर देखो कॉम्प्लेक्स का 30, ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर एवरेज मानूं 15 मान लो, एंड पीडी का एवरेज 15, तो 30 30 कितने होंगे? 60 मार्क्स। जितना आप मॉडर्न अलजेब्रा में लगाओगे, ये पर्सनल मेरा मानना है ना, कभी आप कहोगे सर ने ऐसा कहा, पर्सनल मेरा मानना है कि अगर जितने में आप पूरा ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी पढ़ोगे, इतने में आप, इससे अच्छा है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लो, आपका 60 मार्क्स का तैयार हो जाएगा। और इस 60 में से अगर आप 30 भी ले आते हो तो बहुत है। तो लगभग लगभग आपका 150 ये, अगर मैं यहां से ऑडी और पीडी और मान लूं, और ना भी मानता तो यहां पर 150 है, 150 में से क्या आप 100 ला सकते हो? चलो मानते नहीं लेके आ सकते, 3 टॉपिक आपने पढ़ लिए। हम मान लेते हैं ओडी एवरेज 50 मार्क्स, पीडी एवरेज 15, यानी कि ऑडी और पीडी मिलाकर एवरेज 30 मार्क्स का आता है, ये कंफर्म है। अगर दो ये भले ही ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ओडी पीडी अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों मिला के, यानी कि पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला के 30 मार्क्स का आता है। तो 30 है 60, 60 एंड 60 180। इस 180 में से आप 100 मार्क्स इजीली ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप इस 30 में से आप इजीली 20 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, 20 मार्क्स। और ये ओडी एंड पीडी जो आपका है, इसमें से आप 20 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो 20 20 40, और इसमें से अगर मैं मान के चलूं, आप इसमें से मान लो 35 लेके आ रहे हो और 35 यहां से लेके आ रहे हो, दोनों मिला के 70 मार्क्स हो गया। तो 70 एंड 20 90, 90 प्लस 20 110। तो सेफ एंड साइड, अगर ये देखो टॉप 10 में से भी ये टॉप आपके 5 टॉपिक हैं जिनसे आप इजीली कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हो, ये ठीक है। और इसके साथ तो फिर सोने पे सुहागा है जो आप करते हो। अगर आप मॉडर्न अलजेब्रा करते हो तो वेल एंड गुड, कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, तो वही काम करेगा आपका मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, नंबर थ्योरी, एंड फिर उसके बाद इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड मार्कोव चेन। मार्कोव चेन एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगभग लगभग एटलीस्ट हर साल एक क्वेश्चन आपका सीएसआई नेट के अंदर आता ही है, ये मार्कोव चेन वाला। अगर ये स्टेटिस्टिक के अंदर आता है, अगर आप स्टेटिस्टिक के अंदर स्पेशल मार्कोव चेन को पढ़ते हो तो ये समझ लो कि आपका यहां पर मिनिमम 3 मार्क्स तो कंप्लीट है। तो इसका वेटेज जो होता है 3 से 12 मार्क्स होता है, 3 से 12 मार्क्स। हालांकि यहां से ये तो 2 क्वेश्चन आपका किसमें आएगा, पार्ट बी, पार्ट सी में, या फिर 1-2 क्वेश्चन आपका पार्ट बी में पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पार्ट सी से पूछ लेता है। लेकिन मार्कोव चेन से 100% है कि एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। तो ये आप कर सकते हो।
ठीक है। और साथ के साथ इंटीग्रल इक्वेशन, आजकल इससे क्वेश्चंस बनते हैं। सीओबी छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा नहीं है, 5-5 दिन के टॉपिक हैं ये आपके एक वीक के मान लो, ये आपका 1 वीक लेगा तैयार होने में। जो ये टॉपिक है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 1 वीक लेगा और आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, 1 वीक के अंदर ये भी आपका 1 वीक लेगा। दोनों ऐसे टॉपिक है जो 1 वीक लेंगे और दोनों का वेटेज दिखे एवरेज, ये 12 मान लो, ये 7 मान लो, 19 मान लो, टोटल 20। इसका अगर देखें मैक्सिमम 20 मिनिमम 6, तो इसका एवरेज लेते हैं 10 मार्क्स। 2 वीक आप पढ़ते हो इस टॉपिक को अच्छे से, 1 वीक इसके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने में लगा लो, यानी कि 3 वीक्स। तो इसका मतलब है आपका 10 मार्क्स कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और साथ के साथ अभी तो पार्ट ए आपका रह गया। ये मैंने आपको पूरा जो सिलेबस है मैथ से बताया है। अगर आप पार्ट ए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड से, जो कि आपका लगभग वहां से 15 क्वेश्चंस करने होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, उस 30 में से जितने आप लेके आओगे वो भी आपका सोने पे सुहागा है। तो मार्क्स लाने बहुत ईजी है ना। पेपर जब आप अटेम्प्ट करोगे वहां पर अगर आपने थ्योरी पढ़ रखा है, आपका तैयारी अच्छी से है, तो तैयारी अच्छी है तो मार्क्स लाने इजी है, आप इजीली कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाओगे और अच्छी आपकी रैंक आएगी। बस मेन है कि आपको अपनी तैयारी को इस लायक बनाना है कि यहां से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप, इतने मार्क्स का आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, ये मेन है यहाँ पर। मैं आपको और आइडिया बता देता हूं कि यहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा है, वो उसका जो एवरेज वेटेज दे रखा है यहाँ पर लगभग वो भी 30 होता है, पूरा मॉडर्न अलजेब्रा मिला के, ग्रुप रिंग फील्ड एंड आपका नंबर थ्योरी। ठीक है, नंबर थ्योरी भी इसमें मिला देते हैं, नंबर थ्योरी प्लस नंबर थ्योरी इसमें मिला के। ठीक है, हालांकि वैसे अलग से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये नंबर थ्योरी मैं इसमें मिला के चल रहा हूं, दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूं 30 नंबर्स। ठीक है, ये मान लेते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बता चुका, इंटीग्रल इक्वेशन एंड सीओबी मिला के हम इस दोनों को मिला के यहां से मान लेते हैं कि 15 मार्क्स इतना आता है लगभग, है ना। एवरेज वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, 5 नंबर। ठीक है, 15 मार्क्स। और ये तो एक क्वेश्चन यहां पर लगभग फिक्स है कि आपका मतलब 5 मार्क्स मान लेते हैं एवरेजन, 336, 2 क्वेश्चन उसमें, एक क्वेश्चन पार्ट बी का, एक क्वेश्चन पार्ट सी का। ये तो ये है। बाकी आपको अगर अटेम्प्ट करना है, यही जो मैंने आपको यहां पर ये लिख रखा है जो पहले बताया था, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं। कौन कौन से, फिर से रिकॉल करता हूं, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 3 एंड 4th ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, 5th पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तैयारी आपको करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका सिलेबस है, किस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और मैं आपको यहां पर बताऊं, एक पेपर अटेम्प्ट करने का भी यहां पर मैं आपको साथ साथ बता देता हूं कि पेपर किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे, एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका, है ना। ये सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस, उसमें से आप कैसे पहचानोगे कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए ना आप पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए राउंड्स बनाइए। ठीक है, राउंड्स बनाइए। कैसे राउंड्स बनाने कि राउंड 1, हालांकि मैं आपको यहां पर पार्ट बी एंड राउंड 1 दीजिए। ठीक है, राउंड 1, इस राउंड 1 में आपको, राउंड 1 में एक बार पार्ट सी से गो थ्रू हो जाना है। ठीक है, पार्ट बी एंड पार्ट सी से गो थ्रू होना है। गो थ्रू का मतलब क्या होता है, पार्ट सी से गो थ्रू जाओ, पार्ट बी एंड पार्ट सी गो थ्रू। गो थ्रू मतलब इनको एक बार देखो ऐसी कि पार्ट बी पे जाओ, क्वेश्चंस को रीड करो, अब समझो उसको, ऑप्शंस देखो, अगर आपसे हो रहा है तुरंत विद इन 1 मिनट्स, अगर हो रहा है करो उसको, अदरवाइज नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि उसमें टाइम लगेगा, मतलब कि आप कर सकते हो लेकिन आपको टाइम लगेगा, उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दो, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं वहां पर, मार्क्स फॉर रिव्यू में डालो, वहां आपको ब्लू टिक हो जाएगा। फिर बाद में आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट उसको समझाओ कि आपने किसको मार्क्स फॉर रिव्यू में डाला था, आपको दिख जाएगा कि ये ब्लू कलर में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, तो उस क्वेश्चन नंबर पर जो ब्लू टिक करा है उस पर जाइए, डायरेक्ट उस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसको सॉल्व कीजिए सेकंड राउंड में। ठीक है, तो इसलिए पहले राउंड में क्या करना है आपको, पार्ट बी एंड पार्ट सी पहले इस पर गो थ्रू जाइए। जैसे ही इस पर गो थ्रू जाओ, आपको जो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट स्टेटमेंट के बेस पर, डायरेक्ट रिजल्ट के बेस पर, डायरेक्ट डेफिनेशन के बेस पर है या फिर कंसेप्चुअल नॉलेज पर है, वो क्वेश्चंस आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएंगे राउंड 1 में। मैक्सिमम रखो कि पार्ट बी और पार्ट सी जब आप कवर करो राउंड 1 के लिए, तो आपका 1 आवर्स में आप कवर कर लो। ठीक है, अपनी स्पीड को थोड़ी तेज रखनी पड़ेगी, जितना आपसे देखते ही बन रहा है उतना 1 आवर में रखिए। ठीक है, इसको 1 आवर में रखिए, या फिर थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो उसको। एंड राउंड 2, फिर आप राउंड 2 रखिए। आपको राउंड 2 में क्या क्वेश्चन करने, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस which
which you put for remark, ठीक है, for view for remarks, जिसको आपने व्यू फॉर रिमार्क्स के लिए डाला है उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए फिर, क्योंकि वो आपको पता है कि उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, आपको थोड़ा और सोचना है, तो उन क्वेश्चन को सोचिए, व्यू फॉर रिमार्क्स में डालिए उनको, और उनको फिर से देखिए सेकंड राउंड में, जो उन्हीं क्वेश्चंस देखिए जो आपने रिमार्क्स में डाल रखे हैं, ठीक है। साथ साथ ऊपर नीचे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है जिसको आप कर सकते हो, फिर उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए भी आप लगभग 1 आवर का टाइम रखिए, थोड़ी स्पीड तेज रखनी पड़ेगी आपको, है ना। 1 आवर्स का टाइम रखिए इसके लिए कि 1 आवर्स में मैं इसको भी कर लूं। अब आपका क्या होगा, 2 आवर्स का टाइम खत्म हो चुका होगा, सिर्फ आपको 1 घंटे का टाइम बचा होगा। उस 1 घंटे में आप क्या करो, जो आपका नेक्स्ट जो आपका काम होगा, एक तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं राउंड 3 का नाम मैं आपको दे सकता हूं यहां पर, किसका नाम, राउंड 3। तो उस राउंड 3 में सबसे पहले आपका काम होना चाहिए पार्ट ए को देखो, अटेम्प्ट करो पार्ट ए, ठीक है, अटेम्प्ट पार्ट ए। इसमें से जितने क्वेश्चन हो जाते हैं अच्छी बात है, आपके पास सोचो, इसको जो टाइम देना पार्टी को, आप चाहे इसको पहले करो चाहे लास्ट में करो, जो आपका आधा घंटे यहां पर बच रहा है इसको आधा घंटा देना है बस, इसको क्या देना, हाफ आवर्स देने, ओनली हाफ आवर्स इसको देना है, हाफ आवर्स से ज्यादा समय मत देना। अगर क्वेश्चंस होंगे आपसे हाफ आवर में हो जाएंगे 15 क्वेश्चंस, ठीक है, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज हो गए, घुमाते रहेगा, आप सोचते रहोगे, ठीक है, तो इसलिए इसको बस हाफ आवर देना, जितने क्वेश्चन हो जाते हैं वेल एंड गुड। जो आपका टाइम अब आधा घंटा बचा है, अब आप इसमें से फिर से देख सकते हो, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनको आप फिर से सोच सकते हो और देख सकते हो कि क्या आपसे ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पर क्या कंसेप्ट लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, और भी क्वेश्चंस जो आपने नहीं गए, जिनको आपको लग रहा था मेरे से नहीं होंगे सॉल्व, उनके बारे में भी एक नजर डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर इस टाइम मैनेजमेंट को करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको पेपर अटेम्प्ट करने की, पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी है ये, और पेपर का पैटर्न कैसा है, सब कुछ आपको क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आपको सब चीजें क्लियर होंगी। अगर ठीक है, बस ये ध्यान रखना, आपको जो तैयारी करनी है उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखना, नंबर 1 कंसिस्टेंसी, नंबर 2 आपको एक क्या अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, है ना, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ यस आई कैन डू इट, सेकंड, एंड थर्ड जो मटेरियल है आपका स्टडी मटेरियल उसको प्रिसाइज करना पड़ेगा। प्रिसाइज मतलब ये नहीं कि आप इधर का भी पढ़ रहे हो उधर का भी पढ़ रहे हो फिर कंफ्यूज हो रहे हो। अगर आप इधर का भी पढ़ रहे हो उधर का भी पढ़ रहे हो और कंफ्यूज नहीं हो रहे, वेल एंड गुड, ठीक है। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर, पहले एक बुक को कंप्लीट कीजिए, फिर सेकंड बुक पर जाइए, ठीक है। इज इट क्लियर? तो प्रिसाइज मटेरियल और साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। थर्ड फोर्थ पॉइंट, मेकिंग योर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, तो शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहोगे, फिर आपका लास्ट ऑप्शन, फिफ्थ सेकंड लास्ट ऑप्शन कि आपको रिकॉल एंड रिवीजन करना है। रिकॉल एंड रिवीजन करते रहना है, साथ साथ एक फिक्स टाइम रखिए, 1 वीक के बाद रिकॉल करना है, 2 वीक के बाद रिकॉल करना है, 3rd वीक के बाद रिकॉल करना है। इस तरीके से डेली बेसिस पर, डेली वीकली बेसिस पर आप रिवीजन एंड रिकॉलिंग वाला सेक्शन या पार्ट रख सकते हो। फिर लास्ट में आता है आपका मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। जब आपका एक टॉपिक हो जाए तो उसके पीवाईक्यूज करते रहिए सॉल्व, उसके पीवाईक्यूज डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ये करते रहिए। जब लास्ट मोमेंट आपका लास्ट मंथ बचे तो वहां पर आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपका सीएसआई नेट का एग्जाम सिर्फ ना क्वालिफाई होकर आपका बल्कि अच्छी रैंक लेकर आओगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके की एक वीडियो लेकर। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।